हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एम आई टू क्लास के अंतर्गत। और आप सभी को पता है सिस्टम से रेगुलर आपके लिए क्लास हो रही है। और यहाँ पर बी ए थर्ड वालों की बात करें तो ये लोक प्रशासन पेपर 2 है, इसके अंदर हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो आज जो टॉपिक है ना आपके लिए वो है अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपके ऑलरेडी आएगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि लोक प्रशासन के अध्ययन के रूप में अगर देखा जाए ना, लोक प्रशासन यानी विषय के रूप में अगर लोक प्रशासन है तो इसका विकास कैसे हुआ है, एज ए सब्जेक्ट है तो इसका विकास कब हुआ है और किस प्रकार से इसके विकास में किन विद्वानों ने योगदान दिया है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इसके साथ हुई हैं, तो इसी को हम आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और यस, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और सबसे जरूरी कि क्लास आप देखते हैं, बिल्कुल आपके लिए क्लास होती है, तो आप क्लास को लाइक शेयर भी करते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि लोक प्रशासन का अगर मैं विकास की बात करूँ, ऐसे मतलब डेवलपमेंट की, तो लोक प्रशासन का विकास यानी काफ़ी समय पहले की बात करूँ, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ महाभारत के समय की बात करें या उससे पहले की, तो लोक प्रशासन का हर जगह जिक्र हुआ करता था। अब जैसे मुगल काल के समय अब्दुल अपने आईनी अकबरी जो बुक लिखी गई थी अबुल फजल की, तो उसके अंतर्गत भी लोक प्रशासन के अंतर्गत कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे बात करें मेकियावेली की द प्रिंस, मेकियावेली की जो प्रिंस बुक है उसके अंतर्गत भी शासन संचालन और प्रशासन के संबंध में काफी व्याख्याएं बताई गई हैं। कहने का मतलब है कि एक स्पेशल ये नहीं कहा गया कि एक लोक प्रशासन सब्जेक्ट है, बट लोक प्रशासन ये जो विषय है ना, ये काफी समय से लोक प्रशासन जो है हम पढ़ते आए हैं, लेकिन इसको एक विशेष विषय सब्जेक्ट के रूप में मान्यता बहुत बाद में मिली है। तो अब हम वही देखेंगे कि एज एक सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन कब अस्तित्व में आया, उसके सामने क्या परिस्थिति है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, तो वही मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ चरणों में डिवाइड किए, टोटल 5 चरण है जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन को अच्छे से समझने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला है 1887 से लेकर 1926 तक राजनीति और प्रशासन द्वैतभाव। यस, देखिए बिल्कुल शुरुआत में आपको ये बताऊं तो एक्चुअली में क्या था कि पहले इसे स्वतंत्र विषय नहीं पढ़ा जाता था, इसे कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान के साथ संबंधित मान के पढ़ा जाता था। तो उस समय ये अपने आप को राजनीति विज्ञान से अलग करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, यानी राजनीति और प्रशासन में द्वैतभाव हुआ था। क्या हुआ था? द्वैतभाव। तो लोक प्रशासन को अलग से स्वतंत्र पृथक विषय के रूप में प्रारंभ करने का जो श्रेय है ना, मैं एक एक शरण के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। शरण पहला, तो पृथक विषय के रूप में जब द्वैतभाव यानी पहले के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। पृथक विषय के रूप में प्रारंभ कहां से होता है? अमेरिका से होता है। लोक प्रशासन एक पृथक विषय के रूप में इसका शुरुआत कहां से होता है? अमेरिका से होता है। ये एक तो आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा बात करें कि लोक प्रशासन के जनक के तौर पर हम किसे जानते हैं? लोक प्रशासन के जनक, तो नोट कर लीजिएगा, जनक है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन, इन्होंने 1887 के अंतर्गत, क्योंकि देखो यहीं से मैंने शुरुआत करी आपको बताइए, तो 1887 से वुडरो विल्सन ने प्रशासन के अध्ययन पर एक निबंध लिखा था। प्रशासन के अध्ययन पर, प्रशासन के अध्ययन पर निबंध लिखा था। और यही जो निबंध है वो इसके लिए रामबाण साबित होता है, यानी उस निबंध को यहाँ पर लोक प्रशासन के एक सब्जेक्ट के रूप में मान्यता देने पर जोरदार प्रहार किया गया था। तो एक निबंध, और ये जो निबंध था वो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और जिसे इस अध्ययन क्षेत्र की प्रथम युग परिवर्तन घटना कहा जा सकता है। यानी इस भाई साहब के निबंध की और इस निबंध के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने की वजह से ये जो समय है वो इस विषय के रूप में युग परिवर्तन के रूप में जानी जाती है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि वुडरो विल्सन ने कहा था एक विद्या के ऊपर लोक प्रशासन है वो जरूरी है, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए लोक प्रशासन की शुरुआत में योगदान देने वाले विद्वान वुडरो विल्सन है, इसलिए लोक प्रशासन को या लोक प्रशासन के जनक के रूप में इसको जाना जाता है। देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहूंगा कि लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक करने के लिए प्रतिष्ठित विद्वान एल डी हाइट का भी योगदान है। शुरुआत तो वुडरो विल्सन ने की, इन्होंने योगदान भी दिया,
ठीक है, क्योंकि ये सामान्य सब्जेक्ट और उस समय राजनीति के ही संदर्भ में मानी जाती थी, लेकिन इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में लाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन राजनीति से लोक प्रशासन को पृथक करने में, लोक प्रशासन को पृथक करने में जो योगदान दिया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और नोट कीजिएगा, एल.डी. व्हाइट के द्वारा। किसके द्वारा? एल.डी. व्हाइट। ये जो विद्वान है ना, इनकी एक पुस्तक जिसने जबरदस्त तरीके से इन दोनों को अलग करने की और दोनों के मध्य अपने अलग विशेष क्षेत्र के बारे में बात करने का कहा, तो मैं आपको वो बुक लिखवा देता हूं, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुस्तक है ना, ये हमारे विद्वान एल.डी. व्हाइट की थी, और इन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत राजनीति को लोक प्रशासन से पृथक करने के लिए विशेष जोर दिया, या हम कहें कि ये पुस्तक ब्रह्मांड साबित हुई लोक प्रशासन को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में योगदान देने के रूप में भी। ठीक है, एक अध्ययन कि लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र अलग होता है, लोक प्रशासन में राजनीति से अलग पढ़ा जाता है। तो इस बुक की वजह से राजनीति और प्रशासन में द्वैत भाव हुआ था। क्या हुआ था? द्वैत भाव हुआ था, और राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन को मानते हुए सरकारी प्रशासन में विचार विविध करने पर बोल दिया गया और कहा गया कि लोक प्रशासन का क्षेत्र अलग होता है, उसे सरकार का अध्ययन करना होता है, राजनीति से अलग होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में विधिवत रूप से प्रथम पुस्तक के रूप में इसे मान्यता दी गई, इसे प्रथम के रूप में मान्यता दी गई। इस प्रकार से शुरुआत जब होती है 1928 से 1926 तक, तो राजनीति और प्रशासन में द्वैत भाव बड़ा महत्व रहता है, और यहीं से लोक प्रशासन अपने विशेष सब्जेक्ट के रूप में पूरी जमखम के साथ आने की कोशिश करती है। तो इसका विशेष क्षेत्र यहाँ पर एल.डी. व्हाइट ने कहा कि इसका सरकार के संबंधित गतिविधियों से होगा। तो पहला चरण समझ में आ गया। अब आपको बताता हूँ दूसरा चरण। देखिए, दूसरे चरण को हम कहें तो दूसरे चरण में क्या हुआ था? प्रशासन के सिद्धांतों पर बल दिया गया। प्रशासन के सिद्धांतों पर बल। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, अब एज ए सब्जेक्ट के रूप में तो ये स्थापित हो ही चुकी थी। तो एक सब्जेक्ट, एक विषय जो होती है, उसके खुद क्या होने चाहिए? सिद्धांत होने चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, कुछ ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जिसके आधार पर वह विषय है वह कार्य कर सके, और सिद्धांत है वो उस विषय की व्याख्या कर सके। सिद्धांत ही एक विषय को महत्वपूर्ण बनाते हैं, अनुशासनिक विषय बनाते हैं। तो इसलिए लोक प्रशासन विषय के विकास के दौर में राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन हो गया, राजनीति अलग हो गई और प्रशासन अलग हो गया। अब यहाँ पे पुनरीक्षण के तहत मूल्य मुक्त विज्ञान की भावना प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। यानी यहाँ पर मैं सबसे जरूरी आपको एक बुक लिखवाऊंगा कि W.F. विलोबी की, W.F. विलोबी, इन हिसाब की मैं पुस्तक आपको लिखवाऊं, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा है, देख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो पुस्तक लिखी गई था ना, ये लिखी गई 1927 से, क्योंकि हम सेकंड स्टेप की बात करें 1927 से 1937 के मध्य लोक प्रशासन के सिद्धांत बनाने पर जोर दिया गया। लोक प्रशासन एक विषय है तो इसके सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत पर जोर दिया गया। और विलोबी की पुस्तक का शीर्षक भी ध्यान देने योग्य है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर पूर्ण विश्वास रखते हुए लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत और उसको क्रियान्वित करने पर लोक प्रशासन को सुधारा जाए, तो इस चरण के अंतर्गत लोक प्रशासन के सिद्धांतों का निर्माण हुआ। लोक प्रशासन के सिद्धांतों का निर्माण हुआ। ठीक है, क्योंकि राजनीति और प्रशासन अलग हो चुका था, तो अब एक विषय के रूप में सिद्धांत जरूरी है। और सिद्धांत क्यों जरूरी है ये हमने समझाया भी है, जैसे राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत बताया था सिद्धांत का क्या महत्व होता है। ठीक है, आगे देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं,
तो इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मुने और रेले का भी योगदान है। इसी दृष्टिकोण को, सिद्धांतों पर बल देना, तो इसको और आगे बढ़ाने में मुने एवं रेले, ठीक है ना, कहीं पर इसका नाम रेले भी होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुनि और रेले ने भी अपने अपने ग्रंथ, अपने अपने ज्ञानवर्धक पुस्तकों के जरिए इसको और भी आगे ले जाने का काम किया, जिसके अंदर बताए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों की जो पुस्तक थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इन महत्वपूर्ण पुस्तकों के जरिए लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर जोर दिया गया और लोक प्रशासन के अंतर्गत अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए, जो हम आने वाले जो अपने टॉपिक होंगे उसमें इनके सिद्धांतों पर भी गौर करेंगे। अब जैसे मैं बात करूं, एक तो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो लोक प्रशासन के अंतर्गत दिया, जो जरूरी आता रहता है एग्जाम में, वो है लूथर गुलिक का। लूथर गुलिक और उर्विक दोनों का सिद्धांत माना जाता है, तो आप नोट कर लीजिएगा, लूथर गुलिक एवं उर्विक, इन दोनों ने प्रशासन के सिद्धांतों को पोस्ट कार्ड, मैंने आपको पहले भी शायद ये करवाया हुआ है, ठीक है ना, पोस्ट कार्ड में समाहित किया। क्या किया? समाहित। तो इस प्रकार से आपको ये मैंने बताया कि लोक प्रशासन क्या है, तो ये लूथर गुलिक का जो पोस्ट का सिद्धांत है ये पूरी डिटेल के साथ बताता है कि भाई लोक प्रशासन क्या है, और ऑलरेडी आपको इसके बारे में बताया हुआ है। आगे बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये युग है ना, लोक प्रशासन का स्वर्ण युग कहा जाता है सिद्धांतों के निर्माण में। ये युग लोक प्रशासन के अंतर्गत सिद्धांतों के निर्माण में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दूसरे स्टेप आपको समझ में आ गया। चलो दूसरे चरण में क्या हुआ वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए आपको आगे बताता हूँ, तीसरे चरण के अंतर्गत लोक प्रशासन के अंदर क्या होता है। तीसरा चरण जिसको हम कहते हैं 1938 से 1946, इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो सिद्धांत बनाए गए सिद्धांतों को चुनौती मिली। लोक प्रशासन के अंतर्गत जिन सिद्धांतों का निर्माण हुआ उन सिद्धांतों को फिर क्या मिली, चुनौती मिली, क्योंकि धनात्मक सिद्धांत तो बन गए, लेकिन क्या ये सिद्धांत वास्तविक धरातल पर खरे उतर रहे हैं या नहीं, क्या लोक प्रशासन के लिए सिद्धांत वास्तविक रूप में कार्य करते हैं या नहीं। तो जो भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों को क्या मिलने लगी, चुनौती मिलने लगी। तो तीसरे दौर में हम ये कह सकते हैं कि ये यांत्रिक दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, क्योंकि प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को चुनौती दी गई और इन्हें कहावत कहा जाने लगा कि भाई ये जो भी राजनीति लोक प्रशासन के सिद्धांत है ना, उनको उस समय कुछ लोगों ने कहा कि ये सिद्धांत नहीं, ये क्या है, ये ओनली कोई कहावत है। इस प्रकार से उस समय के जो लोक प्रशासन के सिद्धांत थे उनकी अग्नि परीक्षाएं वो इस तीसरे स्टेप में यानी 1927 से 46 के मध्य सिद्धांतों को चुनौती मिलने लगी। और उस समय सामाजिक शक्ति और आवश्यकताओं के निरंतर दबाव के कारण उद्योगों में भी वैज्ञानिक प्रबंध को व्यापक और मानवीय बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। तो हम कहेंगे कि इस समय जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो एक तो सेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक थी। सेस्टर बर्नार्ड की जो पुस्तक है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1938 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, और ये जो पुस्तक है वो है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दी फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये जो पुस्तक थी ना, इस पुस्तक के जरिए चेस्टर बर्नार्ड ने संगठनात्मक विश्लेषण के द्वारा मनोवैज्ञानिक और व्यवहार पर आश्रित उपकरणों पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सिद्धांत है ना वो व्यवहारिक होने चाहिए। सिद्धांत क्या होना चाहिए, व्यवहारिकता पर बल दिया गया कि सिद्धांत जो बढ़ाए गए हैं कोई कहावत है या कल्पनाएं नहीं, हो सारी चीजें सिद्धांत है वो ज्यादा व्यवहारिक होने चाहिए। तो इस प्रकार से तीसरे चरण में सिद्धांतों को चुनौती दी गई, सिद्धांतों की अग्नि परीक्षा हुई, सिद्धांत वो परखे जाने लगे। और हर्बर्ट साइमंड ने तो सिद्धांतों को हंसी उड़ाई, जो कहा था कि ये तो कहावतें हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि राजनीति मतलब लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कड़ी परीक्षा से आगे गुजरना पड़ा। लोक प्रशासन में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, शुरू से यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप पे क्या हुआ। फोर्थ स्टेप, जब हम आजाद हुए थे उस समय लोक प्रशासन भी अपने लिए मेहनत कर रही थी, लोक प्रशासन भी अपने विषय के रूप में कदम आगे बढ़ाई जा रही थी। तो इस चरण में अंत अनुशासन अध्ययन पर जोर दिया गया।
जो इम्पोर्टेंट देखिए, अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर, यानी एक विषय जो होती है वो सेल्फ डिसिप्लिन होती है, उस विषय में अपनी अपनी एक पूरी मर्यादाएं लिमिटेशन होती है। तो लोक प्रशासन को अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना, तो एक स्व अनुशासित हो, अंत अनुशासित अध्ययन के रूप में जोर दिया गया लोक प्रशासन के अंतर्गत। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डेहल एवं रॉबर्ट डहल, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि इन दोनों की जो अलग अलग रचनाएं थी ना, वो लोक प्रशासन के अध्ययन को और अनुशासनात्मक अध्ययन बनाने पर सकारात्मक और प्रभावकारी काम करती है। तो हर्बर्ट साइमन की पुस्तक का मैं नाम बताऊं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। दूसरी ओर मैं बात करूं, ये पुस्तक तो उन्होंने लिखी थी 1947 में। दूसरी ओर रॉबर्ट डेहल की मैं बात करूं, तो रॉबर्ट डेहल ने भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। भले ही इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन है वो व्यवस्थित अनुशासनात्मक अध्ययन के रूप में है। तो यहाँ पर लोक प्रशासन के विकास की यात्रा में अगर मैं कहूँ तो हर्बर्ट साइमन की जो ये पुस्तक है ना, ये मील का पत्थर साबित हुई। लोक प्रशासन के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। यानी इस पुस्तक ने लोक प्रशासन को और ज्यादा अंत अनुशासनिक बनाने पर जोर दिया। और हम ये कह सकते हैं कि साइमन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र से जोड़कर अध्ययन क्षेत्र विस्तार करने पर जोर दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई लोक प्रशासन में क्या पढ़ा जाए, लोक प्रशासन में क्या विषय आएगा। तो उन्होंने कहा कि जब लोक प्रशासन को पढ़ते हैं तो बाकी विषय भी एक दूसरे का सहारा लेती है, तो हमें भी अपने लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को और अनुशासनात्मक बनाने के लिए अन्य विषयों को भी थोड़ा थोड़ा समावेश करना चाहिए। तो यहाँ पर मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान जैसे विषय को भी इसमें जोड़कर देखा जाना चाहिए, ताकि ये अपने अध्ययन को और भी सुचारू रूप में ले सके। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस विषय को एक व्यवस्थित मुकाम दिए जाने पर जोर लगा और कहा गया कि विज्ञान मूल्य मुक्त होता है, जबकि हर हालत में मूल्य प्रशासन को भी प्रभावित करता है। मूल्य और विज्ञान का काफी संबंध होता है, और जब मूल्य बदलते हैं तो प्रशासन भी प्रभावित होता है। दूसरा, अगर कहें कि प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है, और मानव व्यवहार सभी विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो हमें अनुशासनात्मक अध्ययन किए जाने के लिए अति आवश्यक है कि इसको और गहराई से समझा जाए। तो लोक प्रशासन को अंत अनुशासन बनाने पर गहराई से जोर दिया गया इस चरण के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट आपको पांचवा चरण में बता देता हूं, जो लोक प्रशासन के वर्तमान चरण से जुड़ा हुआ है कि लोक प्रशासन का वर्तमान डेवलपमेंट कहां तक हुआ है, किस तरह से लोक प्रशासन है वो अब डेवलपमेंट की एज पर आ गया है। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में आपको समझा दूं, जिसको हम कहेंगे 1971 से लेकर वर्तमान जो है वो लोक प्रशासन का नया रूप है, जिसको हम नवीन लोक प्रशासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन लोक प्रशासन। क्या कह सकते हैं? नवीन लोक प्रशासन, यानी लोक प्रशासन का अपडेट वर्जन। क्या कहेंगे? लोक प्रशासन का अपडेट वर्जन, नवीन लोक प्रशासन। तो ध्यान रखिएगा कि नवीन लोक प्रशासन को सबसे पहले तो मैं आज बता दूं कि नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन है। नवीन लोक प्रशासन के जनक, तो यहां पर सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट मान के नोट कर लीजिएगा, ड्वाइट वाल्डो। इनको नवीन लोक प्रशासन के जनक कहा जाता है। नवीन लोक प्रशासन के जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने इसके संबंध में काफी गहराई से और महत्वपूर्ण चीजों को समावेश किया। और हम अगर ये कहें आपको, तो लोक प्रशासन को इतना इंपॉर्टेंट बनाने में और नवीन लोक प्रशासन की दिशा में काम करने में वुड्रो वाइट वाल्डो ने बहुत बढ़िया काम किया। देखिए, अब मैं आपको ये समझा दूं कि नवीन प्रशासन को मुख्य रूप से किसी संगठन के भीतर लोगों और बाहरी लोगों के बीच निश्चित अवधि की अंत क्रिया करनी। देखो, प्रशासन क्या होता है ये आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया था
जैसे सरकार काम क्या करती है, लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए प्रशासन चलाती है, पूरा सिस्टम चलाती है। तो लोक प्रशासन, लोक यानी सार्वजनिक, सभी के लिए चलाया जाने वाला प्रशासन, लोक प्रशासन। तो सरकार लोक प्रशासनिक कार्य करती है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अब लोक प्रशासन के अध्ययन में राजनीति तथा नीति निर्धारक तत्वों का विश्लेषण किए जाने पर जोर दिया गया और 1968 के बाद लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन के रूप में अभिवृद्धि किया गया। तो अब ये नोट कर लीजिएगा कि नवीन लोक प्रशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास कब होता है, 1968 से। क्योंकि आगे आपका जो मैं चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ना, वो पूरा चैप्टर नवीन लोक प्रशासन क्या है इसके ऊपर ही फोकस करता है कि भाई नवीन लोक प्रशासन क्या है। ओके, देखो यहां पर मैं आपको समझाऊं तो नवीन लोक प्रशासन मूल्य मुक्त व्याख्या को अस्वीकार करता है। अस्वीकार करता है। दूसरी ओर राजनीति प्रशासन के विभाजन को भी अस्वीकार करता है। ये कहता है कि हम पूरी तरह से राजनीति से अलग नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर नोट करें तो ये संगठन के बारे में यांत्रिकता का विरोध भी है और मानवीय संबंध प्रशासन को परिवर्तन के बारे में रचनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो इस प्रकार से नवीन लोक प्रशासन और नवीन एक नए प्रबंध के रूप में इसका उदय होता है और ये पुरानी जो भी गतिविधि है उसको इम्प्रूव कर दो। जैसे एक होता है ना, फोन अपडेट होता है, नया वर्जन आता है फोन का, वैसे ही लोक प्रशासन का नया वर्जन था। और यहाँ पर प्रमुख विद्वानों के अंदर मैं आपको बताऊं कि नवीन लोक प्रशासन के अंदर और कौन से विद्वान है। तो देखो, फ्रैंक मेरोनी, जॉर्ज फ्रेडसन और विंसेंट ऑस्ट्रम, इन्होंने लोक प्रशासन को और ज्यादा प्रबंधनात्मक के रूप में स्वीकार किया कि नवीन लोक प्रशासन है वह नए विचार पर आधारित है। तो हम ये कहेंगे कि नवीन लोक जो प्रबंध है वो लोक सेन विचारधारा और प्रबंधवाद पर निर्भर है। नवीन सेन विचारधारा एवं नवीन सेन विचारधारा एवं प्रबंधवाद पर निर्भर है। तो इस प्रकार से नवीन लोक प्रशासन का शुरुआत होता है अब, और ये वर्तमान तक नवीन लोक प्रशासन का 5वां चरण वो शुरुआत है। इसमें क्या परिवर्तन है, किस प्रकार से ये लोक प्रशासन शुरू से तक अब तक विकास हुआ है और इसका अध्ययन क्षेत्र यानी लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है वो इन चरणों के तहत इसका विकास होता है। अब देखिए डियर प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि आने वाली क्लास में मैं आपको इसके आगे वाला पढ़ाऊंगा जिसमें नवीन लोक प्रशासन को पढ़ेंगे। तो आप प्लीज इस क्लास को मोस्ट ऑफ शेयर और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जितना इंप्रूव आपको इस क्लास से फायदा हो रहा है उतना ही मुझे भी लगना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ रही है। तो प्लीज क्लास को शेयर कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे इंपोर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।